संदेश जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में सरकारी पुरुष कर्मियों को जो एकल अभिभावक हैं चाइल्ड केयर लीव्स देने की बात कही गई है। निम्नलिखित में से कौन एकल अभिभावक में शामिल है? ऑप्शंस हैं तलाकशुदा, विधुर, अविवाहित या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सरकारी पुरुष कर्मियों को जो एकल अभिभावक हैं चाइल्ड केयर लीव्स देने की बात कही गई है। एकल अभिभावक में अविवाहित, तलाकशुदा और विधुर शामिल हैं। चाइल्ड केयर लीव्स में पहले 365 दिनों के लिए 100% अवकाश वेतन और अगले 365 दिनों तक 80% अवकाश वेतन दिया जा सकता है। आधिकारिक बयान के अनुसार चाइल्ड केयर लीव पर कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के साथ मुख्यालय छोड़ सकता है। इसके अलावा इस दौरान कर्मचारी LTC यानी लीव ट्रैवल कंसेशन का लाभ भी उठा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने DST IIEST सोलर PV हब का वर्चुअल उद्घाटन किस राज्य में किया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शिवपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, में DST IIEST सोलर PV हब का वर्चुअल उद्घाटन किया। DST IIEST सौर PV हब शिवपुर में DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार, स्टेट ऑफ एक्सीलेंस के तत्वाधान में हरित ऊर्जा के लिए स्थापित किया गया है। यह हब राष्ट्रीय और स्थानीय उद्योगों, अनुसंधान संस्थानों और स्टार्टअप्स में मेक इन इंडिया मिशन के साथ जीवाश्म ईंधन से सौर ऊर्जा परिवर्तित करने के लिए संक्रमण की दिशा में मदद करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नए QR कोड नियमों के साथ भारत की भुगतान प्रणाली में बदलाव लाने का प्रयास कर रहा है? ऑप्शंस हैं नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, RBI या फिर ICICI बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, RBI। RBI नए QR कोड नियमों के साथ भारत की भुगतान प्रणाली में बदलाव लाने का प्रयास कर रहा है। RBI ने डिजिटल अवसंरचना में सुधार लाने के उद्देश्य से भुगतान लेन देन ऑपरेटर्स को किसी भी नए प्रोप्राइटरी QR कोड को लॉन्च करने से रोक दिया है। उन्हें कम से कम एक QR कोड में स्विच करने को कहा गया, जिससे एक ही QR कोड से बहुत सारे भुगतान हो सके। QR कोड 2 डायमेंशनल पठनीय बार कोड है, जिसका आविष्कार 1990 के दशक में किया गया था। इसका उपयोग बिक्री के बिंदु पर मोबाइल भुगतान की सुविधा के लिए किया जाता है। RBI के अनुसार इस बदलाव से इंटरऑपरेबिलिटी और सिस्टम दक्षता बढ़ाने के कारण बेहतर सुविधा प्रदान की जा सकती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने किस बंदरगाह पर डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस हैं कांडला बंदरगाह, मर्मागोवा बंदरगाह, न्यू मैंगलोर बंदरगाह या फिर VO चिदम्बरनार बंदरगाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, VO चिदम्बरनार बंदरगाह। केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने VO चिदम्बरनार बंदरगाह पर डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किया है। इस सुविधा को 30 वर्षों तक संचालित करने के लिए केंद्रीय भंडारण निगम के साथ समझौता किया गया है और सीमा शुल्क विभाग ने DPE यानी डायरेक्ट पोर्ट एंट्री की अनुमति दी है। VOC पोर्ट ट्रस्ट ने 24/7 आधार पर कारखाने में भरे हुए E-सील कंटेनरों के निर्यात की मंजूरी को सक्षम करने के लिए DPE सुविधा विकसित की है, जिसके द्वारा लागत कम की जा सकती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विवाद से विश्वास स्कीम के तहत बिना अतिरिक्त राशि दिए भुगतान की तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी है? ऑप्शंस हैं रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय ने विवाद से विश्वास स्कीम के तहत बिना अतिरिक्त राशि दिए कर भुगतान की तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिए है। केंद्र को उम्मीद है कि इस नई योजना से लंबित मामलों की संख्या कम होने के साथ साथ राजस्व का कुछ हिस्सा भी वसूल हो जाएगा। 27 अक्टूबर की अधिसूचना के आधार पर विवाद से विश्वास योजना के तहत घोषणा को 31 दिसंबर तक
नवीनतम रूप में प्रस्तुत करना होगा। हालांकि अब तक की नई घोषणाओं के संबंध में कर भुगतान 31 मार्च 2021 तक किया जा सकता है। विवाद से विश्वास योजना का मकसद लंबित आयकर विवादों के निपटान का तरीका विकसित करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न छठे ब्रिक्स संसदीय फोरम यानी 6th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शंस हैं ब्राजील, रूस, भारत या फिर चीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने छठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता रूस ने की। बैठक में ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य ब्रिक्स संसदों के वक्ताओं और सदस्यों ने भाग लिया। इस बार इस फोरम की थीम रही ब्रिक्स पार्टनरशिप इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी, इनोवेटिव ग्रोथ एंड जनरल सेफ्टी, पार्लियामेंट्री डायमेंशन। ब्रिक्स की कुल आबादी वैश्विक आबादी का 42% है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स बैंक है जिसे 2014 में स्थापित किया गया था। बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इंडिया पोस्ट ने किसके साथ डाक शिपमेंट से संबंधित डेटा के इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शंस हैं रूस पोस्टल सर्विस, चाइना पोस्टल सर्विस, यूएस पोस्टल सर्विस या फिर मलेशिया पोस्टल सर्विस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूएस पोस्टल सर्विस। इंडिया पोस्ट ने यूएस पोस्टल सर्विस यानी यूएसपीएस के साथ डाक शिपमेंट से संबंधित डेटा के इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का प्राथमिक उद्देश्य डाक चैनलों के माध्यम से ईज ऑफ एक्सपोर्ट को सुविधाजनक बनाना है। इस समझौते से अंतर्राष्ट्रीय डाक सामानों के गंतव्य पर पहुंचने से पहले उनका इलेक्ट्रॉनिक डाटा संचारित और हासिल करना संभव हो जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्था को इस वर्ष यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं एनटीपीसी, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट या फिर अडानी ग्रुप। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन यानी GHE नामक भारतीय संस्था को इस वर्ष यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड विजेताओं में शामिल किया गया है। यह संस्था पर्यटन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर दूर दराज के समुदायों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराती है। इस भारतीय संगठन ने कोविड-19 महामारी के दौरान भी जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए अपना कार्य किया है। GHE दुनिया का पहला संगठन है जो पर्यटन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल दूर दराज के समुदायों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने में करता है। GHE को विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद यानी WTTC और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO से मान्यता प्राप्त है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की आर्थिक अनुसंधान रिपोर्ट इको-रैप के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान नए जनधन खातों में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? ऑप्शंस हैं 50%, 60%, 70% या फिर 80%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 60%। भारतीय स्टेट बैंक की आर्थिक अनुसंधान रिपोर्ट इको-रैप के अनुसार कोरोना महामारी के कारण नए जनधन खातों में लगभग 60% की वृद्धि देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार PMJDY खाते श्रम रेमिटेंस के लिए एक प्राथमिक स्रोत के रूप में काम करते हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों में इनका अनुकूल प्रभाव देखा गया है। इस योजना को राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के तहत शुरू किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने भारत में रुपे फेस्टिव कार्निवल लॉन्च किया है? ऑप्शंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर अमेजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रुपे फेस्टिव कार्निवल लॉन्च किया है। रुपे फेस्टिव कार्निवल रुपे उपयोगकर्ताओं को आकर्षक लाभ और छूट प्रदान करेगा। इस पहल का मकसद संपर्क रहित, सुरक्षित और कैशलेस भुगतान को प्रेरित करना है। रुपे कार्ड धारक आकर्षक प्रस्तावों की मदद करके सेलिब्रेशन में भाग ले सकते हैं। कार्ड के ये ऑफर शिक्षा, स्वास्थ्य, ई-कॉमर्स के अतिरिक्त खरीदारी, मनोरंजन, भोजन वितरण, वेलनेस, फार्मेसी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी उपलब्ध है। ग्राहक प्रसिद्ध ब्रांडों पर 10% से 65% तक की छूट का लाभ उठा सकेंगे, जिनमें शामिल हैं स्विगी, सैमसंग, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि। NPCI भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक सरकारी संगठन है।
वहीं रुपे भारत की एक राष्ट्रीय कार्ड योजना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने कृषि संसाधन से एंटी एजिंग यौगिकों के उत्पादन के लिए एक कम लागत वाली मेम्ब्रेन तकनीक का विकास किया है? ऑप्शंस हैं IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी या फिर IIT खड़गपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एंटी एजिंग यौगिकों का उत्पादन करने के लिए तकनीक विकसित की है। इन शोधकर्ताओं ने खट्टे रसदार फलों और उनके छिलकों जैसे कृषि संसाधनों का इस्तेमाल कर मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली दवा तैयार की है। इसमें किसी रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। चिकित्सकीय प्रयोगों के कारण उम्र वृद्धि के प्रतिकूल यौगिक को दवा उद्योग में काफी लोकप्रियता मिली है। इस प्रक्रिया की लागत एवं दवाओं की कीमत वर्तमान तकनीक की तुलना में काफी कम होगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अब बारी आती है आज के अभ्यास प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में दोबारा मिलेंगे नए प्रश्न और उनके उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।